वो महिला पहले 80 किलो की थी, अब उस महिला में 40 किलो वजन बच गया। आरे है उसको। ठीक है। तो आईबीएस भी एक प्रकार का उसमें वो ये आता है। इसमें भी ऐसे ही होता है ना सर, मैंने भी देखा है। तो वो पहले 67 का था, तो अभी 38-40 का हो गया है ना। एक सीधी सी बात समझो, शोष रोग मतलब कि ऐसा रोग जो उस व्यक्ति को लंबे समय में जाकर के ठीक होने देता है, मल्टीपल ऑर्गन्स को फेल कर देता है। उसमें आईबीएस हो सकता है, उसमें टीबी हो सकती है, उसमें कैंसर हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। समझ आई? आईबीडी भी उसमें हो सकता है। जी सर। ठीक है ना? तो शोष मतलब किसी एक रोग का नाम नहीं है। शोष आयुर्वेद की भाषा में बहुत बड़े उसको शोष बोला गया है। ठीक है जी। जिसको वास्टिंग सिंड्रोम, मॉडर्न साइंस में वास्टिंग सिंड्रोम या कैकेक्सिया बोलते हैं। चलिए, कोई नहीं। हम नाड़ी में स्पाइक के बारे में बात करेंगे कि नाड़ी में स्पाइक धातु दोष और उसका जो मतलब कितना उसमें तनाव आ रहा है ना? खाली है, भरी है। धातु दोष और तनाव के बारे में बात करें। तो जब भी हम स्पाइक का देखते हैं तो उसका स्थान बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली चीज, वो स्पाइक का स्थान इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमें इस बात का पता चले कि कौन सी धातु दबाव में है या कौन सी धातु कमजोर है। क्योंकि जो कोई भी दोष है वो धातुओं के माध्यम से ही काम करता है। ठीक है। तो स्पाइक की जो क्वालिटी है वो बहुत जरूरी है, मतलब पता होना। ठीक है। तो इसमें 3 हमें मिलेंगी। यदि स्पाइक की गुणवत्ता के हमें दोष की पहचान करनी हो तो आप देखेंगे कि यदि तीक्ष्ण हो, तीक्ष्ण है, ऊपर उठने वाली स्पाइक है, तो वह पित्त की मिलेगी, पित्त दोष की पहचान कराएगी। तीक्ष्ण ऊपर उठने वाली स्पाइक होगी तो पित्त दोष की। मंद, भारी, मध्यम स्पाइक होगी तो कफ दोष की पहचान कराएगी। नाजुक होगी मतलब पतली होगी, धागे जैसी होगी, कमजोर सी होगी, धागे जैसी होगी, और दुर्बल स्पाइक होगी, मतलब कि दबाया थोड़ा सा दबाने पे बंद हो जाती होगी, वो वक्त की स्पाइक। और ये टेढ़ी मेढ़ी भी चलती है सांप की तरह। ठीक है। तो ये तो हो गया दोष, पहली चीज।
अब रस धातु में देखिए, मान लो दी स्पाइक रस के स्थान पर हो, रस धातु का जहाँ पे स्थान है, कहाँ था रस धातु का स्थान? रिंग फिंगर के प्रॉक्सिमल एंड पे। हाँ, रिंग हाँ, फिंगर के रिंग फिंगर प्रोक्सिमल के एंड पे, प्रॉक्सिमल एंड। और रक्त का रिंग फिंगर के डिजिटल एंड पे। रस, रक्त, आगे बोलो। रस, रक्त, मांस, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। हाँ, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए, रिंग फिंगर का प्रोक्सिमल एंड मतलब कि जो रिंग फिंगर का बाहर वाला हिस्सा, अंगूठे की साइड वाला जो होता है वो क्या होता है? डिस्टल। और जो दूसरी साइड वाला होता है वो प्रोक्सिमल। हार्ट साइड वाला जो होता है ना, जब हम चेक करते हैं तो हार्ट साइड वाला जो प्रोक्सिमल और जो बाहर की साइड वाला डिस्टल, तो हार्ट साइड से शुरू करना है रस, उसके दूसरे सिरे पे रख, मिडल फिंगर के प्रोक्सिमल पे बोलो, मांस, इंडेक्स फिंगर के डिजिटल एंड पे, रक्त, सर। इंडेक्स फिंगर के इंडेक्स फिंगर के डिजिटल एंड पे। डिजिटल एंड पे। अस्थि सर। हाँ, अस्थि। हाँ, अस्थि। अरे अस्थि भाई, अस्थि प्रोक्सिमल पे होगा। प्रॉक्सिमल पे अस्थि होएगा। अस्थि और मज्जा, डिजिटल पे मज्जा। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा। ठीक है, तो ये इनके जो सीक्वेंस है ना, यही रहेगी। तो अभी उसमें मतलब पहले अस्थि फिर मज्जा। तो रिंग इंडेक्स फिंगर के जो आपका प्रोक्सिमल एंड है उस पे अस्थि, और डिजिटल एंड पे मज्जा, और तीनों फिंगर के मिडल में रहेगा ये शुक्र और ये शुक्र और आर्द्र। आर्द्र। महिला है तो आर्द्र और पुरुष है तो शुक्र। अच्छा, अभी हम समझते हैं, मान लो रस के स्थान पर वात की स्पाइक हो, रस के स्थान पर क्या हो? वात की स्पाइक हो, तो वात का गुण मतलब क्या होगा? तो वहां पर क्या दिक्कत आएगी? रस के स्थान पर आपको वात की स्पाइक मिल रही है। वात की स्पाइक तो समझ में आती है ना आपको, कि वात की स्पाइक कैसे मिलेगी? सांप जैसे टेढ़ा मेढ़ा। हाँ, वो जब आप उसको एकदम उस स्पाइक को के ऊपर फुल कंसंट्रेट करके देखेंगे तो टेढ़ी मेढ़ी होगी और वो कमजोर सी होगी, दबाने पे दब जाएगी, बंद हो जाएगी। तो यदि रस के स्थान पर वात की स्पाइक मिलती है तो वहां पर वात रस धातु को कमजोर कर रहा है।
वात रस धातु को कमजोर कर रहा है। क्यों कमजोर कर रहा है? एक बात समझो, जो एक मूल सिद्धांत है वो क्या है कि जो रस धातु है, पहले तो उसी का पता होना चाहिए हमें कि रस धातु मीन्स क्या। रस आहार से जो हम खाना खाते हैं उससे जो बनती है रस, वो पहली धातु है। मतलब कि कोई भी धातु आगे बनेगी तो सबसे पहले रस बनेगा, तब आगे की कोई भी धातु बनेगी। तो आहार से प्रथम धातु हुई रस। और कोई भी पोषण हमारे शरीर में है तो उसकी जो मूल है या जड़ है वो भी रस ही है। मतलब किसी को यदि पोषण नहीं मिल रहा या किसी में कुछ किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो इसका मतलब रस धातु उसको पोषित नहीं कर रही, रस उसको पोषण नहीं दे रही, उसको सपोर्ट नहीं कर रही, या रस धातु में ही कहीं ना कहीं गड़बड़ है। समझ आई? यदि हम मॉडर्न साइंस की बात करें तो मतलब कि प्लाज्मा, जिसे हम बोल सकते हैं लिम्फ, ठीक है। अब वहां पर वात मिल रहा है आपको, तो वात का जो गुण है वो कैसा है? वात का गुण होता है ड्राई, ड्राई। है ना। चल, मोबाइल मतलब जल्दी जोड़ेगा, जैसे सांप देखते हो ना आप, लाइट होता है वात का गुण, शीघ्रगामी होता है। तो अब किसी में वात जब बढ़ेगा तो वो रस को क्या कर देगा? सुखा देगा। रस धातु को हल्का कर देगा और चल बना देगा, उसको मोबाइल कर देगा, मतलब अस्थिर कर देगा। मोबाइल स्थिर नहीं होता ना, मोबाइल क्या स्थिर होता है? मोबाइल को हिंदी में क्या बोलते हैं? चल दूरभाष। मोबाइल को हिंदी में क्या बोलते हैं? चल दूरभाष। पता है आपको? मोबाइल को हिंदी में चल दूरभाष बोला जाता है। वो क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये स्थिर नहीं रहता। स्थिर मतलब स्टेबल। स्टेबल जैसे जो लैंडलाइन वाले मोबाइल वो जो आते हैं टेलीफोन, वो क्या होते हैं? स्थिर रहते हैं, एक जगह रख दिया वहीं पे रखा रहेगा। और मोबाइल को आप कहीं भी ले जा सकते हो, तो इसमें वातिक गुण है मोबाइल में। दूसरा, वात किसी भी फ्लो को रोकती है, बाधित करती है। ठीक है, इतनी सी बात आई समझ में कि Yes. रस पर यदि वात मिला तो क्या होगा। अब रोग की प्रक्रिया कैसी होगी? जब भी वात मिलेगा तो विष अग्नि विकृत करेगा वो, है ना। पेट से गुड़गुड़ की आवाज आएगी, गैस बनेगी, ज्वाइंट्स में कुछ करेगा, अग्नि को विकृत करेगा कि नहीं करेगा? क्योंकि रस मतलब रस सही बनेगा तो अग्नि सही है, और यदि वो गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो रोग की प्रक्रिया कैसे होगी उसमें? सबसे पहले वात बढ़ा तो वो अग्नि को विकृत करेगा, हमारी पाचक अग्नि जो है उसको विकृत कर देगा, उसको गड़बड़ कर देगा।
अब अग्नि ही गड़बड़ है तो क्या होगा, रस का निर्माण कम होगा, क्योंकि अग्नि सही होगी तभी तो रस का निर्माण प्रॉपर होगा। अब वात का प्रकोप है तो क्या आएगा, रस में रुक्षता भी आएगी और चल गुण भी आएगा, ड्राइनेस आएगी और उसमें मोबाइल गुण आएगा उसमें। और अब रुक्षता आ गई तो धातु क्षय होगा कि नहीं होगा, रस धातु क्षय होगा कि नहीं होगा, बताओ यस सर। भाई। धातु क्षय मतलब उसका लॉस होगा कि नहीं होगा। और चल चल गुण आया मतलब मोबाइल गुण आया तो अस्थिरता आ जाएगी, उसमें स्टेबलनेस नहीं आएगी। ऐसे लोग आपने सुने होंगे ना कि भाई मेरा वेट बोले पिछले 2 महीने में तो बढ़ गया था 1 किलो, अब फिर से घट गया, फिर 1-2 महीने में फिर बढ़ जाएगा, बोले मेरा 1 किलो वजन बढ़ गया, फिर 2 महीने बाद पूछोगे बोले कि यार फिर से घट गया मेरा 2 किलो वजन। सुना है ऐसा। यस सर। वो मतलब उनमें उनके वेट में मोबाइल गुण आ गया, अस्थिरता, स्थिर नहीं रह रहा। तो इसका मतलब ऐसे व्यक्ति हैं तो आप क्या समझोगे उनका, क्या गड़बड़ सर है रज उनका? रज धातु गड़बड़ है, उसमें वात चला गया। और हाँ हाँ सर जिसका ऐसा होगा तो उसको मतलब उसके पास पेशेंस भी नहीं होगा फिर। हाँ नहीं होगा। हाँ नहीं होगा। और ऐसे व्यक्ति को शोष रोग, दुर्बलता, मानसिक चंचलता, ये आते हैं। मतलब यदि हम क्लिनिकली इनको देखें तो शारीरिक रूप से आपको क्या दिखेगा, उसकी स्किन जो होगी ना ड्राई होगी, वो बार बार वो लोशन देखा है ना कुछ महिलाओं को आपने, वो होठ पे कुछ ना कुछ लगाती रहती हैं, बार बार निकालेंगे फिर से बोले कि मेरे होठ फट जाते हैं, सूख जाते हैं, ऐसे बार बार लगाती रहती हैं। या कुछ ऐसी क्रीम टाइप का चेहरे पे या हाथों में मलते रहते हैं, ऑयल या ऐसा कुछ, देखा है ना आपने। करना करते भी रहते हैं कुछ लोग। हाँ हाँ वही तो करते रहते हैं। तो मतलब उनकी तो स्किन मतलब ड्राई हो उनकी गई है, और स्किन ड्राई होने का मतलब कि उनका रस धातु गड़बड़ है। ठीक है, अब बताओ उसके भविष्य का आपको पता चला है कि नहीं, उसको भविष्य में क्या होने वाला है। बोलो भाई। यस सर। कोई आपको इस प्रकार का रोगी मिल रहा है, इस प्रकार का व्यक्ति मिल रहा है, तो उसका भविष्य आपके नजरों में आया कि नहीं आया, आपके दिमाग में घुमा कि नहीं घुमा कि इसके भविष्य का, इसको भविष्य में जाके इस प्रकार के रोग होने वाले हैं। यदि किसी पेशेंट का या किसी व्यक्ति का भविष्य रोग के अकॉर्डिंग हमारे नजरों में या दिमाग में नहीं घूमा तो हमारा नाड़ी दर्शन पढ़ना या वैदिक डायग्नोज पढ़ना बेकार है। वही वैदिक डायग्नोज है जो यहाँ धरती पे बैठे बैठे धरती और सूरज के बीच की दूरी निकाल दी थी, वो वैदिक के बल पे ही निकाली थी। तो बहुत बड़ी
ये एक साइंस है बहुत बड़ी, जिसके बारे में हम मतलब चलो और भी आगे मैं बता देता हूँ आपको। और फिजिकली आपको और क्या दिखेगा, मुंह सूखता रहेगा उसका बार बार, जल्दी थकान हो जाएगी उसको, हार्ट बीट उसकी इरेगुलर होती है। वो मतलब ऐसे लोग आप देखेंगे ना, ऐसे ऐसे बार बार चेस्ट पे हाथ लगाएंगे कि मेरी ऐसे धड़कन बढ़ जाती है, बोले मेरे को ऐसी बात मत बताओ मेरी हार्ट बीट बढ़ जाती है, या ऐसे एकदम वो थोड़ा सा कुछ भी हुआ, मतलब बच्चे ने भी ऐसे हाथ लगा दिया ऐसे चमक के पड़ेंगे, आउच, बोले क्या करे, मुझे तो डरा दिया। अब वो काफी देर तक ऐसे बैठे रहेंगे, मेरे बोले कि अब धड़कन मेरी ऐसे, दिल देखो ऐसे, वो हार्ट बीट देखो, ये कलेजा कैसे कर रहा है। ऐसे व्यक्तियों को कब्ज रहेगी, वेट तो लॉस होगा ही होगा। अच्छा, मानसिक रूप से पकड़ना हो तो ऐसे व्यक्ति को अधीरता होगी, ऐसे व्यक्ति को क्या होगी, अधीरता। और अधीर मतलब मैंने कल बताया था आपको, अधीरता मतलब क्या होता है, अधीर, रेस्टलेसनेस, जो मतलब ऐसे व्यक्ति जिनका मन और शरीर में स्थिरता ना हो। अधीरता मतलब मन में भी और शरीर में भी स्थिरता नहीं है, चिड़चिड़ापन है, बेचैनी है, वेट नहीं कर सकता, उसको बोलते हैं अधीरता। चिंता होगी ऐसे व्यक्तियों को, अनिद्रा होगी, सर जो व्यक्ति रात में देर तक जगे और सुबह देर तक सोए तो वो भी अधीर में आएंगे? नहीं, अधीर में नहीं आएंगे ना, वो अधीर में नहीं आ सकते ना। अधीर में वह व्यक्ति आएगा जो बैठ नहीं सकता। आपको आपने उसको बोल दिया कि भाई आप थोड़ी देर वेट करो, अभी हम आ रहे हैं, तो वह व्यक्ति वेट नहीं कर सकता। मैंने कल एक उदाहरण भी दिया था आपको, मेरे पास एक पेशेंट आता है और वो दूसरे का किसी का मतलब यदि 20 मिनट हो गया ना ट्रीटमेंट होते हुए, तो उसी में वो ऐसे मुंह बनाने लग जाएगा, बोले यार डॉक्टर साहब इतना देर लगा दिया मेरे को, इतनी देर होगी बैठे हुए, सोचते नहीं हो आप, ये तो गलत बात है। अच्छा, उसको यदि हमने 45 मिनट में फ्री किया ना, डॉक्टर साहब आज थोड़ा टाइम दिया मेरे को, मैं भाई 45 मिनट हो गए, बोले पता नहीं वो मेरे को लग नहीं रहा, मतलब अपनी बारी में वेट नहीं कर सकते हम। अनिद्रा होगी उनको, भावनात्मक अस्थिरता होगी। यदि मॉडर्न साइंस में बात करें तो डिहाइड्रेशन, क्रोनिक फटीग सिंड्रोम, एंजाइटी डिसऑर्डर और कैकेक्सिया, कैकेक्सिया ही पढ़ेंगे क्या इसको, सी ए सर सी एक एच बार सी फिर ए से सी रिपीट एच कर यू दीजिए। एक्सएल, क्या बताओ, डिहाइड्रेशन, ये जो हाँ जी, क्रोनिक फटीग सिंड्रोम, एंजाइटी डिसऑर्डर, कैक्सिया, सी ए सी एच ई एक्स आई ए।
ऐसे व्यक्ति का वात द्वारा मतलब रस में जो करेगा गड़बड़, वो क्या करेगा, देखो रस क्षय हुआ तो क्या होगा, पोषण की कमी हो जाएगी। मान लो एक प्रकार है ये कि रस क्षय, ये एक टाइप होगी। तो रस क्षय होगा तो उसमें विशेषता क्या आएगी, मतलब कि रोग क्या होगा रस क्षय होने से, पोषण की कमी। क्योंकि रस बनने के लिए, न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन होने के लिए जठराग्नि, भूताग्नि, धात्वाग्नि तीनों ही मतलब बैलेंस होनी चाहिए। ठीक है, यदि किसी को मतलब रस नहीं बन रहा और उसमें कौन सा यदि हम धातु? जठराग्नि, जठराग्नि, धात्वाग्नि, भूताग्नि, भूताग्नि। भूताग्नि तीनों ही अग्नि का संतुलन बहुत जरूरी है। यदि हम मॉडर्न साइंस में यदि हम बात करें तो मेल एब्जॉर्प्शन जिसको बोलते हैं, हम मेल एब्जॉर्प्शन बोलते हैं ना, मेल एब्जॉर्प्शन एक सीलियक डिजीज होती है, पता है आपको, CELIAC, सीलियक डिजीज होती है। IBS होता है, क्रोनिक सर पेनक्रियाटिस क्या होता है। सर क्या बोला है? सीविक, सीलियक, CELIAC, CLIAC, AC। सिलियक, सिलियक, हाँ हाँ, IBS, IBS जी, क्रोनिक पेनक्रियाटिक। पेंक्रियाटिक जी। मतलब पोषण की कमी हुई तो क्या होगा, अच्छा रस में यदि चल गुण आ गया, बात हम केवल एक ही धातु पढ़ रहे हैं जी, और एक ही दोष की बात कर रहे हैं, एक ही सब टाइप हम पढ़ रहे हैं रस, और रस पे केवल वात का बात कर रहे हैं अभी, और कुछ नहीं छेड़ा हमें। रस में अच्छा, इसमें यदि चल गुण आ गया, चल गमन वाला है ना, चलने वाला, तो व्यक्ति में क्या होगा, उसमें जो प्रॉब्लम आएगी वो उसमें क्या आएगी, उसमें आएगी बीपी फ्लैक्चुएट करेगा उसका। मान लो उसमें यदि आ, वो आ गया ना गुण, चलने वाला, तो उसका बीपी फ्लैक्चुएट करने लग जाएगा। ऐसा देखा है आपने किसी का? यस सर। किसी का बीपी कभी बढ़ जाता है, फिर बोले कि ये कम हो गया। ऐसा क्यों होता होगा? रस धातु में चलने का गुण आ गया, ठीक है, यानी कि रस धातु सर्कुलेटरी फ्लूइड है, तो जब उसमें चलने का गुण आ गया तो सांप की प्रकृति में चलेगी वो, सर्प प्रकृति में, है ना। अब सर्प क्या करता है, असामान्य चलता है ना, भाई सामान्य तो चल ही नहीं सकता वो, असामान्य चलता है, कभी इधर कभी उधर, कभी तेज कभी कम।
अनियमित चलता है। तो आप एक बात सोचो कि रस का जो सर्कुलेटरी फ्लूइड है, क्योंकि रस ब्लड प्रेशर के फंक्शन को कंट्रोल करता है, क्योंकि रस पूरे शरीर के पूरे शरीर को पोषण देता है, और रक्त धातु का पूर्व रूप है, रक्त धातु का रॉ मटेरियल है कि नहीं? Yes, sir. अच्छा, रक्त का पूर्व रूप है, पूर्व रूप मीन्स कि उसका रॉ मटेरियल हृदय से संचालित होता है वो। अब जब किसी का रॉ मटेरियल ही गड़बड़ होगा तो उस जो धातु बनेगी, उससे जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा, वो बताओ कैसा होगा? भाई किसी किसी पदार्थ का रॉ मटेरियल गोल्ड हो तो बनने वाला पदार्थ जो होगा, कोई भी कुछ भी आप बनाओगे, वो किसका बनेगा? गोल्ड का बनेगा कि किसी और चीज का बनेगा? गोल्ड का ही बनेगा। तो जिसका रॉ मटेरियल रक्त, क्योंकि रक्त पे ही तो डिपेंड करता है ना हमारा बीपी, और रक्त का पूर्ण रूप है या रॉ मटेरियल है रस धातु, और रस में ही यदि चल गुण है, वेग ज्यादा है, अस्थिरता है, तो क्या होगा रक्त के साथ? उसमें वात का प्रकोप है, उसका जो है ना, उसका जो हृदय की क्रिया को अस्थिर कर देगा, उसका गमन जो है ना, वेग है वो या तो कम होगा या बढ़ेगा, और उसी वजह से बीपी फ्लक्चुएट करता है। किसी व्यक्ति का हाइपरटेंशन है, हाइपोटेंशन है, ठीक है, टैकीकार्डिया है या एंजाइटी है मॉडर्न साइंस में, तो इसका मतलब उस व्यक्ति का बीपी फ्लक्चुएट कर रहा है और उसके रस धातु में गड़बड़ है। अच्छा, न्यूरोथेरेपी में यदि आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे और मैं आप तक पहुंच पा रहा हूँगा, मैं आपकी उस सोच तक यदि मैं पहुंच पा रहा हूँगा, रस धातु गड़बड़ मतलब क्या ठीक करना है हमें? न्यूरोथेरेपी में क्या ठीक करना है भाई? सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं ठीक करना है। डाइजेशन सिस्टम ठीक करना है, सर्कुलेटरी से बाद में है। हमें पहले क्या ओके। ठीक करना है? डाइजेशन सिस्टम ठीक करना है, क्योंकि रस वहीं से बनेगा। इसीलिए गुरुजी क्या बोलते थे कि पहले क्या ठीक करो? डाइजेशन सही करो, पेट सही करो। पेट सही करो। अच्छा, कोई यदि इसके डीप में चला गया वैदिक विज्ञान के, तो आपको दिख रहा है, लग रहा है कि न्यूरोथेरेपी और ये अलग है? नहीं सर। दोनों एक ही बात बोलते हैं, लेकिन उसके डीप का पता होना चाहिए भाई, वो है कितनी गहरी, कहाँ तक है, उसके जड़ तक पता होना चाहिए। तब आपको वो बात समझ आएगी, तब आप मतलब टीचर लेवल पे जा सकते हैं। एक ही चीज को लेके यदि हम इसको मतलब रस को वात पे या इतना ही बता के मैं आपको छोड़ देता कि रस में वात मिलेगा तो ये होगा, और यदि इसके और गहराई में नहीं जाते कि ऐसा ऐसा होगा, अब आपके पास यदि कोई पेशेंट आएगा ना और आप पेशेंट देख रहे हो, तो आप तुरंत से किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, ट्रीटमेंट तुरंत दे देंगे। और क्या होगा यदि रस में शोषण दोष आ गया, एब्जॉर्प्शन का दोष आ गया,
ठीक है, तो क्या होगा, न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। सर गैस आई ट्रीटमेंट फिर। हाँ, मतलब प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, ठीक है, तो रस धातु की जो गुणता है उसकी वो कम बनेगी, उसकी मतलब उतना वो गुणवत्ता नहीं रहेगी, उसकी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि रस जो है वो जो बनेगा वो आहार से बनेगा, यानी कि जठराग्नि मजबूत होनी चाहिए, प्लस जो आहार से जो रस बनता है उसमें दो धातुएं काम करती हैं, दो अग्नि काम करती हैं, भूताग्नि और धात्वाग्नि, जिसके कारण आहार का रस बनता है, रस धातु बनती है। और कहीं भी मतलब दोष हुआ, यदि कहीं भी दोष हुआ तो उस दोष का जो कारण है वो अग्निमंद, आम निर्माण, वात का प्रकोप और आंत में एब्जॉर्प्शन की क्षमता की कमी। ये रस के एब्जॉर्प्शन से होंगे, मतलब दोष उत्पन्न होंगे। अग्निमंद, आम निर्माण, वात प्रकोप और आंत में एब्जॉर्प्शन की डेफिशिएंसी। कैसे होगा, देखो, इसका मतलब ये रोग कैसे बढ़ेगा उस तक हमें पहुंचना है। रोग बढ़ेगा कैसे, अग्निमंद होगी। अब अग्निमंद हुई तो क्या होगा, पाचन पूरा होगा कि अधूरा होगा, बताओ। अधूरा होगा सर, इनकम्प्लीट ही रहेगा ना, जो डाइजेस्ट ही नहीं इनकम्प्लीट होगा रहेगा। ना अच्छा, फिर। इनकम्प्लीट यदि होगा तो क्या इकट्ठा होगा, बताओ। सर टॉक्सिन। टॉक्सिन्स आम जमा हो जाएंगे। हमने छह छह स्टेप जो पढ़ी थी कि रोग की छह छह गतियां, ये छह स्टेप है। जी। अच्छा, फिर जब टॉक्सिन्स हो जाएगा तो आंत के अंदर जो म्यूकस है वो क्षीण होगा कि नहीं होगा, उसका लो होगा कि नहीं होगा, वो डिस्ट्रॉय होगा कि नहीं होगा। होगा सर। अच्छा, फिर न्यूट्रिशन कैसा रहेगा, जब पचा ही नहीं पूरा और टॉक्सिन्स इकट्ठे होने शुरू हो गए तो न्यूट्रिशन प्रॉपर मिलेंगे कि कैसे मिलेंगे आपको। सर प्रॉपर मिलेगी नहीं, थोड़ा बहुत मिलेगा जो मिलेगा। हाँ, क्योंकि जो वो तो टॉक्सिन जमा होने लग गया, फिर प्रॉपर हजम भी नहीं हुआ तो प्रॉपर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो रस धातु कैसी होगी बताओ, कमजोर होगी कि कैसी होगी। सर कमजोर होगी। सर रस धातु को, ऐसी धातु को कच्ची वाली धातु भी बोलते हैं कि कच्चा मटेरियल, हाँ रॉ मटेरियल तैयार हाँ हुआ हाँ था। हाँ, तो इससे में जिनका मतलब बोलते हैं ना पेनक्रियाटिक पेनक्रियाटिक उसको बोलते हैं ना पेनक्रियाटाइटिस। पेनक्रियाटाइटिस मतलब पेनक्रियाज में इन्फ्लामेशन, ऐसे ही लोगों को होती है। आईबीएस ऐसे ही लोगों को होता है। विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी ऐसे ही लोगों को होती है। आयरन की डेफिशिएंसी ऐसे ही लोगों को होती है। ऐसे व्यक्तियों में एनीमिया होगा, नाखून टूटेंगे, बाल झड़ेंगे, स्किन शुष्क रहेगी, बार बार कमजोरी आएगी, मतलब बार बार थोड़ा सा काम किया कमजोरी होगी, थोड़ा काम किया बोले आज तो मैं तो थक गई, थोड़ा काम किया बोले आज तो मेरे पैर दुख रहे हैं, थोड़ा काम किया मैं आज तो, मतलब ऐसे व्यक्तियों में रस धातु कमजोर है। यदि स्पेशल चाइल्ड में ऐसे हैं, ठीक है, स्पेशल चाइल्ड में, तो इसका मतलब उनकी डेवलपमेंट डिले है, वेट गेन नहीं होगा, हाइपर एक्टिविटी होगी। हाइपर एक्टिविटी मतलब पुअर न्यूट्रिशन है उसमें, और इन्फेक्शन बहुत जल्दी होगा उसको। आप ऐसे बच्चों को देखेंगे ना तो बोले कि इसकी इम्यूनिटी बहुत वीक है, इसको जल्दी जल्दी बीमार हो जाता है। भाई जल्दी जल्दी बीमार हो जाता है, इसका मतलब रस धातु कमजोर है इसकी।
एक चीज समझ लें, जब पाचक, ये आप नोट कर सकते हो, मतलब आप इसको वो बना सकते हो कि जब पाचन अग्नि दुर्बल होती है और आंत की शोषण क्षमता घटती है, यानी कि एब्जॉर्प्शन में हिंदी में बात कर रहा हूं आपसे, आंत की एब्जॉर्प्शन की पावर घटती है, तब रस धातु पर्याप्त नहीं बनती। इसे ही रस शोषण दोष कहते हैं या रस का एब्जॉर्प्शन दोष कहते हैं। अच्छा, ये तो समझ आ रहा होगा ना रोग कैसे पैदा होते हैं हमारे अंदर। सर ये समझ में आ रहा है, अब ये बताइए सर, मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आपकी? आवाज आ रही है आपकी? सर जैसे इसमें डाइजेशन भी खराब है और एब्जॉर्प्शन भी खराब है, तो हाँ, एलिमेंट्री में फिर क्या पहले देंगे? डाइजेशन के एलिमेंट्री में लिए पहले डाइजेशन नॉर्मल है, डाइजेशन नॉर्मल नॉर्मल रहा, है क्या? नॉर्मल रहा, कोडेक बिना जी रहा, कोडेक नॉर्मल बना रहा, न्यूट्रल रहा, जी न्यूट्रल रहा, जी यूडीएफ ओल्ड यूडीएफ यूडीएफ है। ओल्ड यूडीएफ है। जी सर, ओल्ड यूरिया भी है जी। जो डाइजेशन को ठीक करने के लिए, इसीलिए गुरुजी क्या कहते हैं कि सबसे पहले पेट सही करो। अब मुझे नहीं पता गुरुजी ने ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, लेकिन जब मैंने इसको पढ़ा तो मेरे दिमाग में एक खुजली हुई कि यार ये तो अलग है ही नहीं। फिर मेरे को जरूर ये लगा यार ये और ये तो एक ही चीज है यार, कुछ भी अलग नहीं है इससे, तो बस इसका नाम अलग है। उसमें कुछ मॉडर्न वर्ड यूज कर रहे हैं हम और इसमें कुछ अलग यूज कर रहे हैं। अच्छा, सर लेकिन ये चलो। और डीप में जाके है। हैं, हाँ, लेकिन इससे बहुत सारे लोगों को दर्द बहुत हो रहा है। सर इसमें भी दर्द मतलब हाँ, गैस बन रही है? गैस आ, हाँ, वात गैस दोष बन तो रही है नहीं बहुत है? सारे गैस बन लोगों रही है को, बहुत सारे वात लोगों को, दोष आ रहा है वात बहुत वात दोष सारे दोष आ रहा लोगों है में, बहुत सारे लोग। मानसिक अस्थिरता हो रही है उनको, अधीर हो रहे हैं वो, है ना। अब बताओ क्या करें, क्या कर सकते हैं। उनके पाचक अग्नि जो है, भूताग्नि धात्वाग्नि जो है उनकी कमजोर है, क्या कर सकते हैं। सर भूताग्नि कैसे, क्या होता है ये बाद में बताएंगे क्या? हाँ, बताएंगे आपको हाँ, बताएंगे भूताग्नि। आपको भूताग्नि। ठीक है। अच्छा, एक और प्रकार होता है, यानी कि एक और टाइप होती है रस में गड़बड़ होने की, कि रस का स्रोतस संकोच हो गया, संकीर्ण हो गया, मतलब पेरिफेरल सर्कुलेशन कम हो गया, जिसको बोलते हैं रसवाह स्रोतस। रसवाह स्रोतस मतलब कि सर्कुलेटरी चैनल जो है रस का, उसमें वैसो कंस्ट्रक्शन हो गया, संकुचन हो गया, मतलब कि जो उसका प्रवाह है रस का, वो अवरोध हो गया। रस का प्रवाह अवरोध हो गया, एक यह भी अवस्था है रस की। और जिसमें क्या होता है, रस का प्रवाह अवरोध हो गया तो रस के जो बाह्य भाग हैं उन तक पोषण व रक्त नहीं पहुंच पाता। जिसे हम बोलते हैं, बल्कि ये वाला पैर सूखने लग गया, अब इसमें ब्लड सप्लाई नहीं है, इस वाले अंगूठे पे झंझनाहट हो रही है, इसमें ब्लड सप्लाई नहीं है, फिर न्यूरोथेरेपी में बोलते हैं बल्कि हेपरिन ट्रीटमेंट दो, जे हेपरिन, जेड हेपरिन, एम हेपरिन, पी हेपरिन। वो उसी अवरोध को खोलने के लिए है।
अच्छा, रस्व स्रोतस, स्रोतस मतलब इसमें गड़बड़ी क्यों आई? क्योंकि रस्व स्रोतस का जो मूल है वो हृदय है, और हमारी जो बॉडी में 10 धमनियां हैं, 10 धमनी है। धमनी कितनी है? 10। और रस्व स्रोतस का, रस्व स्रोतस मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम। रस्व स्रोतस में हिंदी में बात कर रहा हूँ, इंग्लिश में बोल रहे हैं तो सर्कुलेटरी चैनल, ठीक है। सर्कुलेटरी चैनल का जो मूल है, जो रूट है, वो है हृदय और 10 धमनियां। अब उसमें संकुचन क्यों हुआ, वैसो कंस्ट्रक्शन क्यों हुआ? क्योंकि वात का जो गुण है वो संकोचक है, रुक्ष गुण है। ठंड का प्रभाव जल्दी होता है वात पर, धातु क्षय हो जाता है, उसमें भय आएगा, उसमें तनाव आएगा, ठीक है। तो उसका परिणाम क्या होगा कि वो आगे के जो अंग हैं, वो रस का प्रवाह वो आगे के अंगों में नहीं पहुंच पाएगा, पोषण नहीं पहुंच पाएगा। तो उससे देखेंगे ना आप, किसी को ठंडे से दर्द होगा, ठंड से प्रॉब्लम आती है, तो इसका मतलब उसका रस व स्रोतस बाह्य अंगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। रिमेटेड आर्थराइटिस, हाइपोटेंशन, बीपी लो, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज, ऑटोनॉमिक जो वैसोस्पाज्म कंडीशन होती है वो इसीलिए होती है। हाथ पैर ठंडे रहना, सुन्नपन, झुंझुनी, त्वचा पीली, घाव देर से भरना, कमजोरी, बीपी लो की टेंडेंसी, ये इसी वजह से होती है। अब इसका उपचार की यदि बात करें तो वात बढ़ गया ना, तो स्निग्धता बढ़ानी है। वात कहीं भी है तो आप में क्या करना है आपको? स्निग्धता। पेशेंट को बोलो घी तेल खा भाई, दूध खा, बादाम खा कुछ, और थोड़ा मेरे लिए भी लिया। आप में भी वात बढ़ाओ ना तो बता देना मेरे को। आप में से जी किसी को सर। बढ़ा है क्या किसी वात? को बढ़ा है क्या बात? हाँ सर, मुझे। अच्छा, तो घी अच्छा, का जुगाड़ तो करो घी और का मेरे को ही जुगाड़ बता करो और देना। मेरे को ही बता देना। तो मतलब आपको क्या देना है सर? बादाम दे सकते हैं, घी नहीं दे सकते? अच्छा, अच्छा, उनको मतलब उनको स्निग्धता मतलब बढ़ानी है। स्निग्धता जिसमें बढ़ानी वात है, है, जिसमें तिल के वात तेल है, से उसको तिल के मालिश तेल से करनी उसको चाहिए, दूध मालिश पीना करनी चाहिए, चाहिए, दूध बादाम पीना खाने चाहिए, चाहिए, बादाम खाने चाहिए। रसवर्धक सर एक चीज, आहार। रसवर्धक आहार। सर एक चीज पूछना था, जो ये आप बताए थे ना पीछे कि लिख के दिए थे ना हम लोग को मैसेज पे कि ये मालिश के लिए कुछ अच्छा आपने आयुर्वेद वाला शब्द यूज किया था, तो सुबह ना करके बाद में करना हो तो कब कर सकते बाद में हैं? कर सकते हैं। बाद में कर अभ्यंग, सकते हैं। अभ्यंग मैंने अभ्यंग, वो अभ्यंग शब्द मैंने यूज हाँ किया वो सर, होगा। शब्द आपने यूज किया अभ्यंग होगा। यूज किया था, हाँ। हम्म तो वो मतलब नहाने के या शाम में या रात में भी कर सकते हैं क्या? अभी भी कर सकते हैं। अभी भी कर सकते हैं। क्योंकि अभी तो नहा चुके ना सर, तो हाँ, तो कभी भी कर हाँ, तो सकते हैं। कभी भी कर सकते हैं। तो इसीलिए वो मतलब वही पूछना था कि अभ्यंग कब कर सकते हैं? कभी सुबह कर सुबह सकते हैं। जल्दी नहीं हो कभी कर पाता सकते है? हैं। चाहे तो दिन में कर या लो, तो दिन शाम में को कर कर लो, लो, रात शाम में को कर कर लो। लो, रात में कर लो। और सर ये इसका सीक्वेंस क्या रहता है अभ्यंग का? पहले अभ्यंग फिर पहले नहाना। अभ्यंग फिर नहाना। नहीं नहीं, तो सर ये नहीं, मतलब मालिश कैसे, पैर से शुरू करेंगे, हाथ से? हाँ, ऐसा पैर ये से पूछ शुरू रहे। हाँ, करेंगे। पैर से शुरू पैर से करेंगे। शुरू करेंगे। पैर से शुरू करेंगे। अपवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ ना सर? अपवर्ड। अपवर्ड। जैसे हम नहाते हैं, जैसे हम नहाते हैं, नहाना हमें नहाना नीचे से हमें शुरू करना चाहिए, नीचे पैर से से शुरू शुरू करना करना चाहिए, पैर चाहिए। से शुरू करना चाहिए। जी सर। तो मतलब मालिश का मेरा कहना है, जैसे हाथ ले जाएंगे तो नीचे से ऊपर की तरफ करेंगे हाथ, मसाज देने का डायरेक्शन। नहीं, मसाज देने का नहीं, डायरेक्शन मसाज देने नीचे का से ऊपर डायरेक्शन रख नीचे सकते से हैं, ऊपर रख या सकते हैं, उसमें लेकिन या पैर से उसमें शुरू लेकिन करेंगे। पैर आप से वहां शुरू पे फिर करेंगे। आप वहां सर्कुलेटरी पे कर फिर सकते हो, सर्कुलेटरी कर सकते हो, अप एंड डाउन कर सकते अप हो, एंड कोई डाउन दिक्कत कर नहीं। सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ।
रसवर्धक आहार लेने चाहिए। क्या? मूंग की दाल, खिचड़ी, गाजर का सूप या फिर किसी सब्जी का सूप, अनार, ये रसवर्धक आहार हैं। ब्राह्मी, यदि मानसिक कुछ लक्षण है तो ब्राह्मी उनको लेना चाहिए। विदारीकंद, अश्वगंधा, शतावरी, है ना। और पंचकर्मा में जो है क्या कर सकते हैं? अभ्यंग। अभ्यंग मैंने अभी आपको बताया ना, मतलब कि मालिश, तिल के गरम तेल की मालिश कराएं। उसको बोलो कि मालिश करके नहाया कर भाई, क्योंकि वो कर सकता है ना घर पे। शिरोधारा और बस्ती, बस्ती मतलब एनिमा, ऐसा आप उसको बता सकते हो कि भाई एनिमा कर लिया कर। सर एनिमा में क्या उखड़ेगा तो देना है? एनिमा अलग अलग चीजों से होता है, वो उसको देखना पड़ेगा कि वो तेल का एनिमा करना है उसको। यदि ज्यादा ही सूखा पनाया हुआ है तो तेल और पानी मिक्स करके उसको आप एनिमा दिलवा सकते हो, है ना। और जैसे किसी को म्यूकस आ रहा है, मान लो किसी को म्यूकस आ रहा है, आईबीएस का पेशेंट है, तो छाछ का एनिमा करा सकते हो, लस्सी का। दूध का एनिमा किसी को मतलब उसको वो बढ़ाना है। एनीमा में क्या होता है कि मतलब जो चीज आप मुंह से नहीं खा सकते वो आंत से डायरेक्ट दे रहे हो उसको। एनीमा में यही होता है कि जो आप मुंह से नहीं खा पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, वो आंत से देना है उसको। एनीमा घी का भी होता है, दूध का भी होता है। एनीमा ब्लड का भी होता है। किसी में मान लो एचबी नहीं बढ़ रहा हो, किसी में कोई व्यक्ति ऐसा आ गया जिसका एचबी नहीं बढ़ रहा, तो आप उसको ब्लड का एनिमा दे करके 100 ml ब्लड दे करके, एनिमा दे करके एचबी बढ़ा दोगे उसका 2-3 एनिमा देने के बाद ही, 100%। उसको नस के थ्रू एचबी चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर। एलिमेंटी में आपको क्या करना है? सोलर प्लेक्सस को ठीक करना है, ब्रेन जो ब्रेन स्टेम है उसको बैलेंस करना है, दिमाग का संतुलन ठीक करना है, गट का एब्जॉर्प्शन बढ़ाना है, वैगस नर्व को ठीक करना है, लीवर को सही करना है। हो जाएगा पेशेंट ठीक। सर एक बार बोलिए ना सर। सोलर फ्लेक्सस, सोलर प्लेक्सस, ब्रेन स्टेम बैलेंसिंग, गट एब्जॉर्प्शन, वैगस स्टिमुलेशन, लीवर। अब ये आपका काम रहेगा कि वैगस को स्टिमुलेट करना है कैसे करना है, लीवर को कैसे करना है, गट का एब्जॉर्प्शन कैसे ठीक करना है। एक बहुत है क्या? यस सर। एक तो बाबा इतना डीप चला जाता है एक ही, जो है ना। सर निकलना है आधे घंटे में। हाँ नहीं, निकलना भी है, दूसरा डीप भी है। आप निकलना तो है ही, मुझे भी निकलना है, मुझे भी पेशेंट का कॉल आ गया मतलब, तो लेकिन डेप्थनेस तो देखिए। और यदि सभी न्यूरोथेरेपी को, न्यूरोथेरेपिस्टों को इतना डीप में ले जाके, यदि वो पढ़ लिया तो इतना डीप में ले जाके उसको ट्रीटमेंट का पता चल गया, तो क्या मजाल है कि कोई पेशेंट ठीक ना हो? यस सर। है, चाहे कितना भी क्रिटिकल क्यों ना आ जाए। आपको उसके मुख्य रूट को उसका पता है ना फिर आपको,
और मैन ब्रूट फोर्स का पता है, तो आप उसको बताओ कैसे ठीक नहीं कर सकते। चलिए ठीक है जी, थैंक यू सर। ओके, वेलकम। अच्छा, ये प्रेमा जी और पूजा जी, ये जो है ना, इनका नोट्स नहीं आता है, एक दो लोगों का ही आता है। सर वो नोट्स तो हमने बनाए हैं, लेकिन वो जो आप बोलते तो लिखते हैं सर, कहीं कहीं अच्छा से लिखेंगे बोल के ये हो जाता है। हम लिख तो रहे हैं सर सारे। अच्छा, नहीं आपका तो आ रहा है, प्रेमा जी और इनका पूजा पूजा से रहा। थोड़ी मैं बाहर थी ना, इसके लिए अभी मैं कर देती हूँ, भेजती हूँ। अच्छा अच्छा, ओके। हाँ, आप आ गए क्या वहां से? आ गई हूँ। ओके ओके, बहुत बढ़िया। तो सफर आपका ठीक रहा? हाँ सर, थोड़ा गाँव गई थी ना, तो उधर मेरा थोड़ा काम, थोड़ा नहीं नहीं, वो तो मुझे पता है कि आप बाहर गए थे, वो मुझे पता था कि आप बाहर गए थे कहीं, हाँ है ना। लेकिन अभी मैं 2 दिन से मैं देख रहा था कि आप क्लास में आ तो रहे हो, है ना। हाँ हाँ। हाँ। अच्छा, वो एक और थी, वो क्या नाम था उनका, शीतल, वो भी आपकी कहीं नॉन में थी क्या? वो उनका वो पता नहीं, वो नहीं आ रही, कहाँ कहाँ है वो, कैसा क्या चल रहा है? चलिए, उनसे